जय हिंद साथियों, मैं उत्तम चौहान आप सभी का पिनेक्कल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं कि आप सभी खुश हैं, स्वस्थ हैं और अपनी तैयारी को बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर रहे हैं। देखिएगा दोस्तों, हम जो हैं 6500 प्लस टीसीएस जो एमसीक्यू की हमारी बुक है एसएससी की, उस बुक का सॉल्यूशन कर रहे हैं, जिसमें मैं आपको साइंस करवा रहा हूं। और ये जो बुक हमारी है, ये इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में अवेलेबल है। आप मार्केट से इसको खरीद सकते हैं या ऑनलाइन जो है इसको ले सकते हैं। और जो ये सेशन है हम जो आपको दे रहे हैं, इसका जो एकमात्र मकसद जो है वो ये है कि ये जितने भी क्वेश्चन हाल फिलहाल न्यू ऐड हो रहे हैं, तो इनको एक एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है, आपको समझने की ज़रूरत है। तो वो एक्सप्लेनेशन हम इस सेशन के अंदर दे रहे हैं। तो चलिएगा दोस्तों, इस बुक के कंटेंट को हम देखते हैं, क्योंकि सभी को पता है पिनेक्कल का कंटेंट जो है वो बहुत ही बेहतरीन है और इसके कंटेंट से ही क्वेश्चन लगभग जो है एग्जाम्स में आते हैं। आज का सेशन हम केमिस्ट्री से स्टार्ट करेंगे और केमिस्ट्री में हम क्या करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। थोड़ा इसके बारे में जो है मैं गो थ्रू करवा देता हूं, उसके बाद क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे। देखिएगा, केमिस्ट्री क्या है, वहाँ वो सब्जेक्ट है जहां पर हम केमिकल्स की नॉलेज लेते हैं। केमिकल्स की नॉलेज लेते हैं, एक सिंपल डेफिनेशन ये है। बट केमिस्ट्री वास्तव में क्या है? केमिस्ट्री एक ऐसी साइंस है जहां पर हम मैटर के बारे में पढ़ते हैं, इस मैटर की फॉर्मेशन के बारे में पढ़ते हैं, पदार्थ के बारे में पढ़ते हैं, वो फॉर्म कैसे हुआ, किस किस चीज से मिलकर बना है, इन सभी चीजों को हम क्या कहते हैं? केमिस्ट्री कहते हैं। जैसे कि हमें पता है कि सबसे छोटी जो चीज होती है वो एटम होता है, परमाणु होता है। और जब परमाणु जुड़ते हैं तो आपके क्या बनते हैं? मॉलिक्यूल बनते हैं। और जब बहुत से मॉलिक्यूल जुड़ते हैं तो आपके कंपाउंड या मिक्सचर बनते हैं। और कंपाउंड और मिक्सचर जब जुड़ते हैं, सॉरी, जब मॉलिक्यूल जुड़ेंगे आपके, तो आपके एलिमेंट बनेंगे। क्या बनेंगे? एलिमेंट्स बनेंगे। और जब एलिमेंट्स बनेंगे तो ये जुड़ेंगे, तो ये आपके कंपाउंड की फॉर्मेशन करेंगे या फिर मिक्सचर की फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है। और ये कंपाउंड और मिक्सचर ही मिलकर आपके किसका निर्माण करते हैं? मैटर का निर्माण करते हैं, पदार्थ का निर्माण करते हैं। और हम जहाँ पर इन सभी मतलब सब्सटेंस की स्टडी करते हैं उसको हम केमिस्ट्री कहते हैं। जैसे कि ये मार्कर है, ये मार्कर केमिस्ट्री है। कोई भी सब्सटेंस आपके चारों तरफ जो भी चीज़ आपको दिख रही है वो सारी की सारी चीज़ केमिस्ट्री है। वो उस केमिस्ट्री मतलब उस सब्सटेंस की फॉर्मेशन कैसे हुई। जैसे ये मार्कर है, इस मार्कर की फॉर्मेशन कैसी हुई होगी? ये बहुत से छोटे छोटे एटम से मिलकर बना होगा। एटम जब जुड़े होंगे तो मॉलिक्यूल बनाए होंगे, मॉलिक्यूल से एलिमेंट और लास्ट में ये कंपाउंड और वास्तव में एक मार्कर बना होगा। यानी कि इसके पास हर एक चीज मौजूद है। और ये सभी चीजें जब जुड़ती हैं तो बहुत सी केमिकल्स रिएक्शंस होती हैं, बहुत सी चीजें जो हैं इन्वॉल्व होती हैं। तो इन सभी चीजों को जो है हम केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं। और केमिस्ट्री में मेन जो टॉपिक आपका है वो एटम है, क्योंकि वास्तव में केमिस्ट्री जो है एटम से ही स्टार्ट होती है। किसी भी चीज़ की फॉर्मेशन एटम से ही होती है। अगर मैं बात करूं एलिमेंट्स की, तत्वों की, तो ये आपकी पीरियोडिक टेबल का हिस्सा हैं। और एलिमेंट्स की स्टडी भी सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक बनता है, क्योंकि एलिमेंट में मेटल और नॉन मेटल आते हैं। हम मेटल एंड नॉन मेटल के बारे में पढ़ते हैं। और सबसे ज़्यादा पीरियोडिक टेबल से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो एलिमेंट्स के ही होते हैं। तो हम जो हैं केमिस्ट्री के अंदर केमिकल्स पढ़ेंगे, मैटर्स के बारे में पढ़ेंगे, एटम पढ़ेंगे, मॉलिक्यूल पढ़ेंगे। इनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो सभी क्वेश्चन जो हैं हम करने वाले हैं। चलिएगा स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। सेशन है फर्स्ट क्वेश्चन से, और फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, व्हाट डज इट मीन व्हेन द ऑब्जेक्ट हैज ए पॉजिटिव चार्ज। अब कब कहोगे कि जब कोई भी मतलब ऑब्जेक्ट है वो पॉजिटिव चार्ज है? तो ये कंसेप्ट आपके एटम से है। मैं आपको बता देता हूँ, किसी भी मतलब मैटर का, किसी भी ऑब्जेक्ट की फॉर्मेशन एटम से होती है। अगर मैं बात करूँ डाल्टन के एटम की डिस्कवरी जो है वो डाल्टन ने की थी, लेकिन बाद में एटम को जो है अलग अलग डिस्क्राइब किया गया था। एटम के अंदर सब पार्टिकल्स होते हैं। एटम के अंदर एक न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। और न्यूक्लियस के चारों ओर जो है आपके इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं। मैं दोबारा बता देता हूं, एटम जो होता है उसमें बहुत से सब पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, फोटॉन, बोसॉन और पॉजिट्रॉन, और भी बहुत से होते हैं। बट मेन जो हैं आपके इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन के पास जो है नो चार्ज, किसी भी टाइप का चार्ज नहीं होता, यानी कि ये न्यूट्रल होते हैं।
और भी पार्टिकल होते हैं बट मेन जो है हम इन्हीं को पढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी जे जे थॉमसन ने की थी, प्रोटॉन की आपके गोल्डस्टीन और रदरफोर्ड ने की थी, और न्यूट्रॉन की चैडविक ने की थी। तो ये आपके पार्टिकल होते हैं। किसी भी पार्टिकल का निर्माण इन्हीं से होता है। जैसे कि एटम बना है, ये मार्कर बना है, तो इस मार्कर में बहुत से एटम हैं और उन बहुत से एटम्स के अंदर जो हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। तो ये कह रहा है कि कोई भी चीज पॉजिटिवली चार्ज कब होगी, तो सिंपल सी बात है, जब उसके पास पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल ज्यादा होंगे तो ही वो चीज पॉजिटिवली चार्ज होगी। यानी कि ये मार्कर पॉजिटिव जब कहलाएगा जब इसके पास प्रोटॉन ज्यादा होंगे और इलेक्ट्रॉन कम होंगे। तो सिंपल कंसेप्ट है, देख लीजिएगा, इट हैज मोर इलेक्ट्रॉन। अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए तो वो चीज नेगेटिव चार्ज हो जाएगी। इट हैज मोर प्रोटॉन देन द इलेक्ट्रॉन। इसका राइट आंसर जो होगा वो बी होगा। बिल्कुल सिंपल तरीके से मैंने आपको बता दिया है कि कोई भी चीज पॉजिटिव कब होगी, कोई भी चीज नेगेटिव कब होगी। तो हर चीज की फॉर्मेशन जो है वो एटम से हुई है और एटम जो है आपके ये ही होते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में भी आपको पता चल गया होगा। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन है ये भी। व्हाट इज रिलेटिव चार्ज ऑफ ए प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन? न्यूट्रॉन का रिलेटिव चार्ज क्या होता है और प्रोटॉन का, तो मैं आपको बता चुका हूं। देखिएगा, आपके प्रोटॉन जो होते हैं उनके पास पॉजिटिव चार्ज होता है, यानी कि एक चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन के पास नो चार्ज, कोई भी चार्ज नहीं होता है। यानी कि क्या मैं कह सकता हूं कि प्रोटॉन के पास पॉजिटिव है तो यानी कि 1 पॉजिटिव प्लस होगा, और न्यूट्रॉन के पास कोई भी चार्ज नहीं है यानी कि 0 होगा। भाई यही तो बात है, इसने यही तो कहा है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के पास जो है आपका सापेक्ष आवेश कितना होगा। तो प्रोटॉन के पास +1 होगा और न्यूट्रॉन के पास क्या होगा भाई, 0 होगा। इलेक्ट्रॉन के पास -1 होगा, -1 होगा। तो यहाँ पर +1 और 0 देख लीजिएगा कहाँ पर है, +1 और 0, सी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। तो एटम के बारे में आपको हर एक चीज के बारे में पता होना चाहिए। मैं थोड़ा एटम के बारे में आपको वर्णित कर देता हूं। एटम जो होता है परमाणु होता है। इस यूनिवर्स की जितनी भी चीजें हैं वो सारी एटम से ही मिलकर बनी हुई हैं। यानी कि ये मार्कर, ये फैन, ये बोर्ड, इन सभी चीजों में एटम मौजूद है। अगर मैं बात करूं एटम की, तो एटम की जो डिस्कवरी है वो डाल्टन ने की है। किसने की है? डाल्टन ने 1808 के अंदर एटम की डिस्कवरी की और एक थ्योरी दी जिसका नाम था एटॉमिक थ्योरी। परमाणु सिद्धांत जो है वो आपके डाल्टन साहब ने दिया। डाल्टन ने एटॉमिक थ्योरी दी और एटम की डिस्कवरी की। डाल्टन ने केवल इतना बताया था कि एटम एक ऐसा पार्टिकल है जिससे हर चीज बनी है और इसको विभाजित यानी कि डिविजिबल नहीं किया जा सकता, इसको डिवाइड नहीं किया जा सकता, इसके अंदर कुछ भी नहीं होता है। ये बात आपके डाल्टन ने कही थी। लेकिन बाद में ये चीज जो है गलत सिद्ध हुई। गलत कैसे सिद्ध हुई? इसके बाद जे जे थॉमसन आए और जे जे थॉमसन ने क्या किया? जे जे थॉमसन बोले कि एटम जो होता है, तो जे जे थॉमसन के अंदर इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। तो आपके जे जे थॉमसन ने एटॉमिक थ्योरी को गलत सिद्ध कर दिया और कह दिया कि एटम के अंदर एक पार्टिकल होता है जिसका नाम है इलेक्ट्रॉन। इसने एक मॉडल भी दिया था जिसका नाम था पाल्म पोडिंग मॉडल, यानी कि एक तरबूजे का सिद्धांत दिया था। जे जे थॉमसन ने कहा था कि जैसे किसी तरबूजे के अंदर बीज बिखरे हुए होते हैं, सेम वैसे ही एटम के अंदर भी आपके इलेक्ट्रॉन चारों तरफ बिखरे हुए होते हैं। उसके बाद एक साइंटिस्ट आए जिन्होंने बहुत सी चीजों के बारे में बताया, जैसे कि आपके रदरफोर्ड ने तो एक अच्छे एक्सपेरिमेंट के साथ डाल्टन को बिल्कुल ही गलत सिद्ध कर दिया। इसने कहा कि एटम के अंदर एक न्यूक्लियस भी पाया जाता है। एटम का सबसे छोटा पार्टिकल न्यूक्लियस बताया उसने, और रदरफोर्ड ने न्यूक्लियर थ्योरी देते हुए न्यूक्लियस की डिस्कवरी की। न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक, की एटम के अंदर एक केंद्रक होता है, ये बात रदरफोर्ड ने बताई। उसके बाद आपके चैडविक आए। चैडविक ने जो है, चैडविक साइंटिस्ट हैं, चैडविक, इन्होंने आपके न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की और न्यूट्रॉन के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता, ये बात जो है चैडविक ने बताई। इसके बाद आपके एक साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है गोल्डस्टीन
स्टीन, इसने पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, गोल्डस्टीन पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल जिसका नाम है प्रोटॉन, इसकी डिस्कवरी की। देखिएगा यहाँ पर एक सबसे बड़ा जो है कंफ्यूजन बनता है स्टूडेंट्स के अंदर कि प्रोटॉन की डिस्कवरी किसने की। देखिएगा प्रोटॉन की डिस्कवरी जो है वो आपके गोल्डस्टीन ने की, लेकिन गोल्डस्टीन ने केवल ये कहा था कि पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल एटम में पाए जाते हैं, इसने प्रोटॉन नाम नहीं दिया। वास्तव में प्रोटॉन का नाम जो है वो आपके रदरफोर्ड ने दिया। रदरफोर्ड नाम के साइंटिस्ट जो थे, इन्होंने जिसने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी उसने इसका नाम दिया। इसलिए बहुत सी परीक्षाओं में ये क्वेश्चन बहुत ही बड़ा अपवाद बनता है कि इसकी डिस्कवरी किसने की। अगर ऑप्शन दोनों आ जाते हैं तो उस टाइम पर आपको गोल्डस्टीन को आंसर करना है। हाँ, अगर क्वेश्चन ये पूछ ले नाम किसने दिया, नाम नोमेनक्लेचर किसने किया, तो रदरफोर्ड आपको आंसर करना है। तो ये जो है आपके एटम के पार्टिकल्स हैं, इनके बारे में पता होना चाहिए। इसके बाद एक और पार्टिकल है जिसका नाम है पॉजिट्रॉन। एंडरसन ने इसकी डिस्कवरी की। एंडरसन नाम के साइंटिस्ट ने एक और पार्टिकल बताया था जिसका नाम था पॉजिट्रॉन। तो एटम बहुत ही बड़ा चैप्टर है, इसको एक मतलब क्वेश्चन के थ्रू मैं नहीं करवा सकता हूँ, मैं थोड़ा गो थ्रू आपको करवाया है ताकि आप आने वाले क्वेश्चंस को आसानी से समझ सकें। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन आपका है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द नंबर कंपोजिशन इज करेक्ट। कौन सा जो है करेक्ट है, ये क्वेश्चन पूछा है। पहला है एटॉमिक नंबर और दूसरा है एटॉमिक मास। देखिएगा हर एक एटम कोई भी एटम है, जितने भी अर्थ में एटम है, सभी के पास अपना एक नंबर है, एक रोल नंबर दिया गया है 1 2 3 4 5 1 से लेकर 118 तक। सभी को पता है अपने पास कितने एलिमेंट मौजूद हैं पीरियोडिक टेबल में। आज के टाइम पर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में वो 118 एलिमेंट है, और 118 एलिमेंट सिंपल सी बात है एटम से मिलकर बने हुए हैं। ठीक है, 118 जो एलिमेंट हैं उनके अंदर वो हर एक को नंबर दिया गया है 1 2 3 4 5 1 से लेकर 118 तक। ठीक है, तो ये जो नंबर दिए गए हैं इनको हम बोलते हैं एटॉमिक नंबर। क्या बोलते हैं? एटॉमिक नंबर। और एटॉमिक नंबर जो होते हैं वो एटम के अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन होते हैं और बीच में प्रोटॉन होते हैं। तो एटॉमिक नंबर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या के बराबर होते हैं, लेकिन वास्तव में एटॉमिक नंबर की डेफिनेशन यही होती है कि किसी भी एटम में जितने प्रोटॉन होंगे उतना ही उसका एटॉमिक नंबर होगा। तो एटॉमिक नंबर क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन है। हालांकि एटॉमिक नंबर का सिंबल Z है और एटॉमिक नंबर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों के बराबर होता है। ये बात आप याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूं। जैसे कि सोडियम है, सोडियम में Na लिख रहा हूं, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है। एटॉमिक नंबर को हमेशा नीचे लिखा जाता है और मास को ऊपर लिखा जाता है। तो सोडियम 11, इसका मतलब ये है कि सोडियम का जो एटॉमिक नंबर Z जो है वो 11 है। इलेक्ट्रॉन भी सोडियम के पास 11 हैं और प्रोटॉन भी सोडियम के पास कितने हैं? 11 ही है। ठीक है, उसके बाद दूसरा है मास। ऐसा माना जाता है कि किसी भी चीज का मास उसके केंद्रक में होता है, उसके सेंटर में होता है, और सेंटर में न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन है। न्यूक्लियस में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन है। तो ये मैं कह सकता हूं कि इसका मास जो होता है वो सम ऑफ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन होता है। यानी कि एटॉमिक मास को हम ए से डिनोट करते हैं, ए सिंबल एटॉमिक मास है। ये क्वेश्चन है, सभी याद रखिएगा, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछे गए हैं कि एटॉमिक नंबर का सिंबल क्या है, परमाणु संख्या का सिंबल क्या है, Z है। एटॉमिक मास का सिंबल क्या है, परमाणु भार का सिंबल क्या है, A है। भार किसके बराबर होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के बराबर होता है। तो ये दोनों के दोनों फैक्ट जो हैं आपके बिल्कुल ठीक हैं, यानी कि यहाँ पर दोनों जो हैं ठीक हैं। तो बोथ आर करेक्ट, बोथ आर करेक्ट, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो C होगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज एटॉमिक मास ऑफ सोडियम। तो मैं आपको बता चुका हूं मास के बारे में, देखिएगा मैं यहाँ पर बता देता हूं। एटॉमिक मास हमेशा ऊपर लिखा जाता है क्योंकि सोडियम सबसे इंपॉर्टेंट क्यों है? ये सोडियम जो है एग्जामिनर की गर्लफ्रेंड रही है, कभी हमेशा क्वेश्चन सोडियम से पूछता है। हालांकि एग्जामिनर का मकसद अगर और होता तो वो अलग अलग एलिमेंट से पूछता, लेकिन एग्जामिनर चाहता है कि आपको केवल थोड़ा बहुत पता हो एटॉमिक नंबर और मास के बारे में। तो नंबर नीचे लिखे जाते हैं, मास ऊपर लिखे जाते हैं। मास जो होता है ना, एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर से या तो दुगना मिलेगा या दुगने से एक अधिक मिलेगा, और ये आपको याद करने पड़ेंगे।
अगर आप केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हो तो मैं आपको बता देता हूँ, ये जरूरी है, एज ए होमवर्क आप याद रखिएगा। आपके लिए मैं होमवर्क दे रहा हूँ, कम से कम 20 या फिर 20 से 30, फर्स्ट 20 से 30 जो एलिमेंट हैं उनके एटॉमिक नंबर यानी कि Z, एटॉमिक मास यानी कि A और उनके सिंबल यानी कि S, इन चीजों को आपको याद करना है। ये आपको याद होने चाहिए कि किस एटम का क्या एटॉमिक नंबर है, क्या मास है और क्या उसका सिंबल है। पहले 30 एलिमेंट बता रहा हूँ, पहले 20 एलिमेंट से ही 90% क्वेश्चन आ जाते हैं, लेकिन फिर भी आप 30 कर लीजिएगा क्योंकि आपको 100% करना है। ठीक है, इधर देखिएगा। तो आपका सोडियम जो होता है उसका एटॉमिक मास 23 होता है, तो यहाँ पर एटॉमिक मास को ऊपर लिखा जाता है, तो यहाँ पर देख लीजिएगा 23 है, तो आंसर जो है आपको कर देना है। आंसर जो होगा इसका 23 होगा, 23 होगा। ये जो है कार्बन का है, ये जो 40 जो होता है वो कैल्शियम का होता है। ठीक है, और जो आपका 35 जो होता है 32 16 सल्फर का होता है, तो इनको जो है आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये एटॉमिक मास जो हैं आपको कर लेने हैं। होमवर्क के लिए बता रहा हूँ, कम से कम 20 एटॉमिक नंबर, मास और सिंबल आपको कंठस्थ होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलता हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर ऑफ एटम। नंबर ऑफ एटम यानी कि परमाणु संख्या, सॉरी, करेक्ट रिप्रेजेंटेशन नंबर ऑफ एटम है भाई, ये परमाणु संख्या नहीं है, एटॉमिक नंबर नहीं है, नंबर ऑफ एटम, परमाणुओं की संख्या। किसी भी एटम के अंदर परमाणुओं की संख्या कितनी होगी, एटम्स की संख्या कितनी होगी। ठीक है, अब आप कहोगे कि सर परमाणुओं की संख्या का मतलब क्या है। भाई ये मार्कर है, इस मार्कर में कितने परमाणु होंगे, तो उसको निकालने का एक फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए। देखिएगा वो फार्मूला क्या होता है मैं आपको बता देता हूं। जैसे मान के चलो इस मार्कर का मास दिया गया, कोई भी मास दिया गया है, यानी कि गिवन मास किसी भी एटम का, किसी भी मैटर का, किसी भी पदार्थ का, अगर आपको नंबर ऑफ एटम निकालने हैं कि भी इसमें कितने नंबर ऑफ एटम होंगे, तो आपको गिवन मास बाई मोलर मास, बाई मोलर मास, उसका मोलिकुलर मास कितना है, टोटल मास कितना है, और इनटू में एवोगैड्रो नंबर, इनटू में एवोगैड्रो नंबर आपको कर देना है। एवोगैड्रो नंबर अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता देता हूं, 6.022 इंटू 10⁻23 एटम जो होता है, ये आपका एवोगैड्रो नंबर होता है। ये आपके न्यूमेरिकल आते हैं, हालांकि एसएससी में न्यूमेरिकल कभी पूछे नहीं जाते हैं, लेकिन केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल बनते हैं मोलर कंसेप्ट से। एक ही चैप्टर केमिस्ट्री में जहां से न्यूमेरिकल बनने की जो है पॉसिबिलिटी होती है वो होता है मोलर कंसेप्ट। तो मोलर कंसेप्ट में ही हम सीखते हैं कि नंबर ऑफ एटम हमें कैसे निकालने हैं। तो नंबर ऑफ एटम जो है वो गिवन मास बाई मोलर मास इनटू में एवोगैड्रो नंबर होता है। तो देख लीजिएगा ऑप्शन ए जो है पहले वाला ऑप्शन ही इसका ठीक राइट मतलब जो है राइट आंसर होगा। नंबर ऑफ एटम निकालने का फॉर्मूला जो होता है ये होता है। ठीक है, निकालने के लिए हम कर सकते हैं मेहनत, लेकिन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि एसएससी में कभी भी इससे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। फॉर्मूला पूछ लिया गया था सीएचएसएल के एग्जाम में, तो आपको ये याद रखना है, क्या पता आगे वाले एग्जाम में भी ये फॉर्मूला पूछ लिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट द थर्ड ऑर्बिट और एम सेल कैन बी। सबसे पहले तो आपको ऑर्बिट्स के बारे में पता होना चाहिए कि किसी भी एटम में ऑर्बिट क्या होते हैं, कितने ऑर्बिट होते हैं और हर ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ठीक है, तो 3 क्वेश्चन मैंने बताए हैं वो अपन जानेंगे। सबसे पहले व्हाट इज ऑर्बिट। ऑर्बिट क्या है, ऑर्बिट जिनको हम सेल भी बोलते हैं, जिनको हम कक्षा भी बोलते हैं। किसी भी एटम के पास, ये कोई एटम है, एटम के बीच में न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, और इलेक्ट्रॉन जो चक्कर लगाते हैं वो एक अपनी पर्टिकुलर ऑर्बिट में, पर्टिकुलर सेल में, पर्टिकुलर कक्षा में चक्कर लगाते हैं। तो यहाँ पर पर्टिकुलर सेल बनी होती हैं, पहली सेल, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं। तो चौथी, पांचवी, छठी और सातवीं, मेनली 7 जो है सेल पाई जाती हैं किसी भी एटम के अंदर। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे जाए कि ऑर्बिट्स की संख्या कितनी होती है, तो कुल ऑर्बिट्स की संख्या 7 होती है। कितनी होती है? 7 होती है। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। हाँ, अगर स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आ जाए और आपसे कह दे कि क्या 7 से ज्यादा ऑर्बिट हो सकते हैं, तो उस टाइम पे आपको यस करना है, बिल्कुल हो सकते हैं। लेकिन 118 एलिमेंट्स में आज तक जितने भी एलिमेंट डिस्कवर हुए हैं उनमें केवल 7 ही ऑर्बिट है मैक्सिमम। तो आपको 7 ही ऑर्बिट याद करना है। कंपटीशन एग्जाम में जब ये क्वेश्चन आता है तो यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि मैक्सिमम ऑर्बिट कितने होते हैं। तो मैक्सिमम ऑर्बिट जो है आपके 7 होते हैं। कौन कौन से होते हैं ऑर्बिट्स?
ऑर्बिट्स को हम n से डिनोट करते हैं, नंबर ऑफ ऑर्बिट कौन से होते हैं, तो नंबर ऑफ ऑर्बिट जो होते हैं k l m n o p q, यानी कि पहले वाला ऑर्बिट जो होता है k होता है, पहले वाला ऑर्बिट जो होता है ये होता है l m n o p और q। ये जो है आपके 7 जो है ऑर्बिट पाए जाते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। ठीक है, ये 7 ऑर्बिट होते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने का, किसी भी ऑर्बिट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने का फार्मूला होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने का फार्मूला होता है 2n²। बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, याद रखिएगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए पर्टिकुलर सेल, किसी भी पर्टिकुलर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे उसके लिए ये फार्मूला है। कुछ नहीं करना है, इस फार्मूले में n को रख देना है। n को कैसे रखोगे आप, आपको पता है k में n की संख्या कितनी है, 1 है। k पहली सेल है तो n को रखो 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 गुणा में 2, 2। दूसरी सेल 2 है, दूसरी सेल 2 है, 2 को n की जगह पे रखो, यानी कि l सेल 2 है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यहां पर कितने आ जाएंगे 8। तीसरी सेल इसने पूछी है तो मैं तीसरी सेल तक ही बताऊंगा, आगे आप खुद कर लीजिएगा। तीसरी सेल कौन सी है, पहले तो आपको ये पता होनी चाहिए, m सेल है। तीसरी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तीसरी के 3 3 है 9, 9 दूनी 18। तो यहाँ पर आपकी जो थर्ड सेल होगी उसमें 18 एलिमेंट होंगे, 18 एलिमेंट होंगे, तो इसका राइट आंसर जो होगा वो सी होगा। यहाँ पर इसका राइट आंसर जो होगा वो सी होगा। आगे तक करते हुए चलिएगा, एन में कितने होंगे, चौथे नंबर की सेल है ये, 4 चौक 16, 16 दूनी 32 होंगे। आप आगे तक निकाल सकते हो, मैं लास्ट वाली का निकाल देता हूँ। 7 7 को 7 से गुणा करोगे तो 49, 49 को 2 से गुणा करोगे तो 98, यानी कि 98 जो होंगे आपके इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ये जो है किसी भी सेल के अंदर हम इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। मैंने आपको रटना नहीं सिखाया है, आपको जो है बातें बताई हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आगे आने की संभावना रहेगी। तो आप जरूरी नहीं है कि आप एक ही सेल को रट लो, ठीक है, तो कोई भी ये चीज आ सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, Which of the following statements is not correct regarding Rutherford's nuclear model of an atom? तो रदरफोर्ड का एक मॉडल था जिसने न्यूक्लियर मॉडल, मैंने आपको बताई, न्यूक्लियस की डिस्कवरी जो है वो रदरफोर्ड ने की थी। रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट लिया था जिसका नाम था अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। उसने क्या किया था, एक गोल्ड के एटम के ऊपर एक गोल्ड का एटम लिया था, और उस गोल्ड के एटम के ऊपर, ये यहाँ पर मैं गोल्ड लिख देता हूँ, गोल्ड का लिया था। गोल्ड का ही क्यों लिया था मैं उसका रीजन भी बता देता हूँ, क्योंकि गोल्ड एक ऐसा एटम है जिसके पास डक्टिलिटी और मेलिबिलिटी, यानी कि उसको पीट कर चादर बनाई जा सकती है, उसको खींचकर तार, यानी कि इसको छोटे से छोटे रूप में लिया जा सकता है। इसलिए गोल्ड के एटम को रदरफोर्ड ने लिया। तो ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है बहुत बार, गोल्ड ही क्यों लिया रदरफोर्ड ने न्यूक्लियर मॉडल में। इसने जब अल्फा पार्टिकल की बमबारी की गोल्ड के एटम के ऊपर, तो इसने एक चीज पाई कि जब जैसे ये अल्फा पार्टिकल जाते हैं, यहाँ से अल्फा पार्टिकल जाते हैं तो यहाँ से बाहर निकल जाते हैं, यहाँ से भी निकल जाते हैं, यहाँ से भी निकल जाते हैं, लेकिन जब अल्फा पार्टिकल बीच में आते हैं तो ये ऐसे हो जाते हैं, एक ऐसे हो जाता है और एक बिल्कुल बीच से टकराकर वापस आ जाता है। यानी कि रदरफोर्ड कहता है कि यहाँ पर बीच में कोई ना कोई चीज है जो इन अल्फा पार्टिकल्स को क्या कर रही है, विचलित कर रही है, या फिर टक्कर जो है इनसे लग रही है। तो इसलिए रदरफोर्ड ने इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू, जिसका नाम था अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू जो है किसकी डिस्कवरी कर दी भाई, ये जो है आपके न्यूक्लियस की डिस्कवरी कर दी। अब देखिएगा इसके बारे में कुछ बातें हैं, जल्दी जल्दी देख लेते हैं। द साइज ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी लार्ज एज कंपेयर टू साइज ऑफ एटम। तो ये तो गलत है भाई, ये नोट ही पूछा इसने, यही ठीक हो गया भाई। बीच में न्यूक्लियस होता है, इसने साइज भी बताया था। इसने क्या कहा था कि जो न्यूक्लियस का साइज जो होता है वो एटम के साइज से 5 गुना छोटा होता है। 5 गुना छोटा जो है एटम का साइज होता है। एनसीईआरटी का डेटा बता रहा हूं, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। हालांकि किसी भी बुक में, एनसीईआरटी या किसी भी बुक में साइज नहीं दिया गया है, लेकिन फिर भी हम इस थ्योरी के अकॉर्डिंग, 5 गुना छोटा के अकॉर्डिंग हम इसका साइज मान लेते हैं, क्योंकि एटम साइज कितना होता है, एटम साइज
जो आपके डाल्टन थे उन्होंने कहा था कि एटम का साइज जो होता है 10⁻10 मीटर के बराबर होता है, 10⁻10 मीटर के बराबर होता है। तो इसका 5 गुना छोटा, 5 गुना छोटे का मतलब इसकी जो न्यूक्लियस का साइज जो होगा, न्यूक्लियस का साइज जो होगा वो 10⁻15 मीटर होगा। तो ये 5 गुना छोटा हो गया भाई, 10⁻15। तो ये बात बिल्कुल गलत है कि न्यूक्लियस बड़ा है, न्यूक्लियस छोटा है भाई, ठीक है। और सारी चीजें देख लो, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस सर्कुलर पाथ, बिल्कुल ठीक है, हमको पता है कि इस न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं कक्षाओं के अंदर। देयर इज पॉजिटिवली चार्ज सेंटर इन एन एटम कॉल्ड द न्यूक्लियस, बिल्कुल न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज होता है। कैसे होता है, देखो ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस में प्रोटॉन है और प्लस में न्यूट्रॉन है। प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज, इसके पास कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रॉन के पास नो चार्ज। तो ये जो आपका न्यूट्रॉन होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, एटम बिना चार्ज का होता है, ये भी आप याद रखिएगा। यहाँ पर जो है आपका न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज होता है क्योंकि न्यूक्लियस के पास प्रोटॉन है, लेकिन एटम जो है वो न्यूट्रल होता है क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है नेगेटिव चार्ज के, ये पॉजिटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव कट गया और यहाँ पर कोई भी चार्ज नहीं बचेगा, न्यूट्रल बच जाएगा। एटम न्यूट्रल होता है और न्यूक्लियस जो है वो पॉजिटिव होता है, एटम नो चार्ज। एटम के पास कोई चार्ज नहीं होता बट न्यूक्लियस के पास जो है पॉजिटिव चार्ज होता है। नियरली ऑल द मास ऑफ एटम रिसाइड्स इन द न्यूक्लियस, बिल्कुल भी पूरा का पूरा भार जो है वो किसके अंदर होता है, न्यूक्लियस के अंदर होता है। भार जो होता है, ए जो होता है वो किसके बराबर होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। और ये दोनों चीजें कहाँ पाई जाती हैं, ये आपके न्यूक्लियस में पाई जाती हैं, ये भी बात बिल्कुल ठीक है। तो ये 3 फैक्ट भी आपको याद रखने हैं क्योंकि यहाँ से भी आने वाले टाइम में फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ए जो है इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग मोनो एटोमिक। पहले बात तो मैं बता देता हूं, इसको हम बोलते हैं एटमोसिटी। ये एटमोसिटी से क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं। एटमोसिटी, एटमोसिटी क्या होती है, किसी भी एटम की एटमोसिटी क्या होती है, नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन ए मैटर सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस में, किसी भी एलिमेंट में, एलिमेंट करना, ठीक है। नंबर ऑफ एटम इन एलिमेंट, एलिमेंट में कुल कितने जो हैं आपके एटम हैं, इसको हम बोलते हैं एटमोसिटी। एटमोसिटी 3-4 टाइप की होती है। एक मोनो होती है, मोनो एटमिक, जिसमें केवल एक एटम होता है। डाई एटमिक होती है, डाई जिसमें 2 होता है। टेट्रा होती है जिसमें 4 होता है। और पोली होती है जिसमें बहुत से जो हैं आपके एटम पाए जाते हैं। जैसे कि नाइट्रोजन है, हम नाइट्रोजन को N2 लिखते हैं, यानी कि ये डाई एटॉमिक है। यहाँ पर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को हम O2 लिखते हैं, यानी कि ये भी डाई है। उसके बाद क्लोरीन है, क्लोरीन को भी हम Cl2 लिखते हैं, तो ये भी डाई है। हीलियम है, हीलियम को हम हीलियम ही लिखते हैं, He लिखते हैं। जितनी भी आपकी इनर्ट गैस हैं, हीलियम, नियोन, आर्गन, जीनोन, रेडोन, क्रिप्टॉन, ये सारी की सारी जो हैं आपकी मोनो एटमिक हैं, मोनो एटॉमिक हैं सारी की सारी। डाई एटॉमिक ये मैंने आपको लिख दी हैं। ओजोन ट्राई एटॉमिक है 3। P4 फॉस्फोरस जो है वो टेट्रा एटॉमिक है, इसको भी आपको याद रखना है, ठीक है। फॉस्फोरस जो है P4 जो है ये आपकी टेट्रा एटॉमिक है। तो और भी जो है अलग अलग टाइप की होती हैं। नेक्स्ट देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वैलेंसी इज करेक्ट। देखिएगा, वैलेंसी आपको निकालनी आनी चाहिए। वैलेंसी जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर निकलती है। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आती है, यानी कि इलेक्ट्रॉन का बंटवारा अगर आपको आता है, तो आप वैलेंसी निकाल सकते हो। सबसे पहले तो वैलेंसी होती क्या है वो सुनिएगा। वैलेंसी एक बात याद रखिएगा, वैलेंसी जो है इलेक्ट्रॉन की अधिकता या कमी होती है। इलेक्ट्रॉन की अधिकता या कमी होती है। 3-4 पॉइंट लिख रहा हूं, ये डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। किससे अधिकता और किससे कमी? 8 से अधिकता। 8 होता ऑक्टेट। किसी भी एटम को स्टेबल होने के लिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना होता है, तो 8 से कम या ज्यादा, ठीक है। अब आप कहोगे मतलब क्या सर? मतलब ये है कि आपकी वैलेंसी जो होगी या तो 4 होगी या 4 से कम होगी, मतलब 4 से ज्यादा आपकी वैलेंसी नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद मैं एग्जांपल के साथ समझाऊंगा। वैलेंसी जो है वो एटॉमिक नंबर पर निकाली जाती है। एटॉमिक
नंबर, क्योंकि एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है, और इलेक्ट्रॉन की संख्या यानी कि वैलेंसी क्या है, इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता ही है, इसलिए वैलेंसी जो है आपके इलेक्ट्रॉन या एटॉमिक नंबर पर निकाली जाती है। फॉर एग्जांपल जैसे मैं सोडियम को ही लेता हूँ, एग्जामिनर की गर्लफ्रेंड को उठा लेता हूँ, Na है, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है। इसको मैं जब डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ तो पहली सेल में 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे के में, एल में 8 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 8 बच गए कितने, 11 थे, 2 और 8 10, बच गया 1, होने चाहिए थे 8, क्योंकि ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 8 होने चाहिए थे, एक फालतू है, एक ज़्यादा है, तो एक ज़्यादा है तो इसकी वैलेंसी जो होगी, एक की अधिकता होने की वजह से इसकी वैलेंसी क्या बन जाएगी, 1 बन जाएगी। ठीक है, अब कमी वाला देख लेते हैं, क्लोरीन देख लेते हैं। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17, पहले 2 गए के में, 2 के बाद 8, 8 के बाद कितने बच गए, 7 बच गए, होने कितने चाहिए थे, होने चाहिए थे 8। यहां पर ये 7 वैलेंसी नहीं है, क्योंकि वैलेंसी 4 से कम होगी, तो यहां पर 1 की कमी है, कमी या अधिकता, यहां पर 1 ज्यादा था, होने चाहिए थे यहाँ पर 8 तक ही होने चाहिए थे, 1 ज्यादा था, यहाँ पर 1 की कमी है, इसलिए इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, इसकी वैलेंसी 1 हो जाएगी। आई होप ये चीज आप समझ गए होंगे। इधर आ जाओ, अब बोरोन के ऊपर आ जाते हैं, बोरोन की वैलेंसी कितनी है और आपके फ्लोरीन की वैलेंसी कितनी है। बोरोन का एटॉमिक नंबर होता है 5, जेड जो होता है यानी कि इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, 5, 5 को डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो पहले चले जाएंगे 2 के में और बचेंगे कितने, 3, तो इसका मतलब वैलेंसी कितनी बच गई, 3, इसकी वैलेंसी कितनी बच गई, 3, यानी कि 4 से कम है तो वैलेंसी बच गई 3। यहाँ पर 2 दे रखी है, काटो इसको, इसकी होनी चाहिए थी 3, यानी कि ये बिल्कुल गलत है। फ्लोरीन, फ्लोरीन जो होता है उसका एटॉमिक नंबर होता है 9, यानी कि इसकी वैलेंसी, इसका जो कॉन्फ़िगरेशन होगी 2 और 7 होगी, यानी कि इसके पास 1 की कमी है, वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 1, यहाँ पर वैलेंसी कितनी दे रखी है, 3, इसको काटो 1 होगी, ये भी गलत भाई, यानी कि ये 2 के 2 क्वेश्चन गलत हैं, दोनों के दोनों क्वेश्चन गलत हैं, तो इसका राइट आंसर जो होगा नाइदर 1 नॉर 2, ए इज द राइट आंसर, ए जो होगा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट अच्छा है अभी क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा दे रखा है। विच थ्योरी डिस्कसेस द रिलेशनशिप बिटवीन लीजेंड बॉन्डिंग एंड द डिग्रेडेशन ऑफ डी ऑर्बिट इन मेटल कॉम्प्लेक्सेस एंड द ज्योमेट्री ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्सेस एंड द स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स। कौन सा सिद्धांत जो है धातु परिसरों में लीगेंड बॉन्डिंग और डी ऑर्बिटल्स के क्षरण और धातु परिसरों की ज्योमिति और डी ऑर्बिटल्स के विभाजन के बीच संबंधों की चर्चा करता है। तो एज ए फैक्ट अगर याद रखोगे तो दी बेस्ट रहेगा कि जो आपका लीगेंड बॉन्डिंग जो है वो डी क्षरण व धातु ज्योमिति के बीच में जो विभाजन रखता है उसको क्या कहते हैं, उसको हम क्रिस्टल फील्ड थ्योरी बोलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी यानी कि CFT थ्योरी बोलते हैं। ये आपको फैक्ट के रूप में याद रखना है, ज़्यादा इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं आते। SSC CGL के एग्जाम में एक बार क्वेश्चन पूछ लिया गया था, थोड़ी लेवल की चीज़ें हैं, इतने लेवल से क्वेश्चन कंपटीशन में बहुत कम आते हैं, लेकिन आते हैं तो वो रिपीट होते हैं बार बार, यानी कि ये अगर क्वेश्चन 2022 में आया है तो 23 में भी ये आएगा, 24 में भी ये आ सकता है, इसलिए आपको एज ए फैक्ट इसको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। What kind of forces arise from the transient dipoles in atoms that induce transient dipole in nearby atom produce an attractive force? यह एक अट्रैक्टिव फोर्स होता है, आर सिग्निफिकेंट ओनली ओवर शॉर्ट डिस्टेंस, जो बहुत ही कम डिस्टेंस पर लगता है, यानी कि ये जो फोर्स होता है ये वीक फोर्स होता है। ये फोर्स कैसा है, इट इज वीक फोर्स। ये वीक फोर्स के बारे में डिस्कस कर रहा है, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आ रहा है अभी, वीक फोर्स से क्वेश्चन बहुत ज्यादा आ रहा है, 2020 से ये क्वेश्चन चला आ रहा है, 3 ही क्वेश्चन बनते हैं इसके और तीनों क्वेश्चंस को घुमा फिरा के बार बार पूछ रहा है एग्जामिनर, ठीक है। 2020 से 2022 में पूछा गया था, इसका नाम है लंदन फोर्स। लंदन फोर्स जो होता है, लंदन फोर्स मैं लिख देता हूं यहाँ पर, लंदन फोर्स, लंदन फोर्स की डेफिनेशन दे रखी है ये रही। लंदन फोर्स की डेफिनेशन क्या है, प्रोड्यूस एन अट्रैक्टिव फोर्स, जो एक अट्रैक्टिव फोर्स होता है, सिग्निफिकेंट ओनली द शॉर्ट डिस्टेंस, जो थोड़ी डिस्टेंस के लिए लगता है उसको हम लंदन फोर्स बोलते हैं। ये एक वीक फोर्स है, इसको हम वीक फोर्स भी बोलते हैं और इसको हम डिस्पर्सन फोर्स भी बोलते हैं। ये 3 नाम है भी इसके, डिस्पर्सन फोर्स, लंदन फोर्स के ही की डेफिनेशन है ये।
डेफिनेशन किसकी है? लंदन फोर्स की। तो हम इसको लंदन डिस्पर्सन फोर्स भी बोल देते हैं, लंदन फोर्स भी बोल देते हैं, केवल डिस्पर्सन फोर्स भी बोल देते हैं। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका लंदन डिस्पर्सन फोर्स होगा। बी इज द राइट आंसर, बी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। In 1898, whose theory propounded that the iron and groups bonded to the metal by the secondary bonding have special arrangements corresponding to different characteristics कोऑर्डिनेशंस नंबर, यानी कि 1898 में किसके सिद्धांत ने प्रतिपादित किया कि द्वितीयक बंध द्वारा धातु से आबंधित आयनों और समूह में स्थानिक व्यवस्थाएं भिन्न भिन्न लक्षण उप सहयोग कक्षाओं की अनुरूप होती हैं। तो ये जो थ्योरी जो है आपको फैक्चुअल डाटा, इसमें कोई समझाने की चीज़ नहीं है। ये थ्योरी जो है अल्फ्रेड वार्नर ने दी थी, तो आपको डायरेक्ट याद रखनी है, अल्फ्रेड वार्नर ने जो है इसको बताया था। जो चीज़ समझाने की होती है मैं आपको समझा देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। व्हाट इज द एटमोसिटी ऑफ फॉस्फोरस? तो फॉस्फोरस की मैं बता चुका हूँ P4। P4 का मतलब टेट्रा यहाँ पर रही, ठीक है। तो ये सारी चीजें मैं करवा चुका हूँ। टेट्रा कौन सी होती है, डाई एटोमिक कौन से होते हैं, मोनो एटोमिक कौन से होते हैं, इससे पहले 2-3 पहले क्वेश्चन ही था उसमें मैंने करवाया था। नेक्स्ट को देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फॉर्मूला इज यूज टू रिप्रेजेंट द 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर? तो ये बहुत ज़्यादा आजकल चला हुआ है। 3 डायमेंशन यानी कि 3D स्ट्रक्चर को देखने के लिए किस फॉर्मूले का जो है प्रयोग किया जाता है? इसमें क्या होता है, कागज़ की सीट या कंप्यूटर स्क्रीन जैसी 2D सतह पर उपयोग करके अणुओं की जो है 3D संरचनाओं का प्रतिनिधित्व करने के लिए किस चित्र का प्रयोग किया जाता है? यानी कि 2D से 3D देखने के लिए हम जो है किसका प्रयोग करते हैं, तो कौन सा फार्मूला है वो? तो डायरेक्ट याद रखना है इसको भी, ठीक है। इसमें कुछ और है नहीं क्योंकि डेफिनेशन उस फॉर्मूले की दे रखी है। उस फॉर्मूले का नाम है डैश वेज फार्मूला। डैश वेज फार्मूला ऐसे याद रखो, डेस्क पर रखकर, स्क्रीन या सीट पर रखकर, डेस्क पर रखकर 2D स्क्रीन को 3D में देख रहे हैं हम, 2D को 3D में देख रहे हैं, यानी कि डैश वेज कर रहे हैं, डैश को बढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो डैश वेज फार्मूला है, इट इज डैश वेज फार्मूला, जहां पर हम 2D को 3D में देखते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द 5th स्टेट ऑफ मैटर? हम डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में। भारत के साइंटिस्ट बोस, सत्येंद्रनाथ बोस और आइंस्टीन, इन दोनों ने मिलकर जो है ये 5th स्टेट ऑफ मैटर दी थी। इसके बारे में बस केवल आपको एक ही बात याद रखनी है कि बोस आइंस्टीन कंडेंसेट जो है ये सत्येंद्रनाथ बोस और आइंस्टीन ने मिलकर दी थी। 1924 में जो है ये थ्योरी दी गई थी। क्वांटम मैकेनिक्स या क्वांटम थ्योरी के ऊपर जो है ये बेस है, बस इतनी ही बातें जो हैं इसके अंदर डिस्कस की गई हैं, ठीक है। प्लाज्मा जो है इट इज 4th स्टेट ऑफ मैटर, ये जो है पदार्थ की 4थी अवस्था है, 4th स्टेट ऑफ मैटर है। विलियम क्रुक्स ने जो है इसकी डिस्कवरी की थी। यह एक सॉलिड लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर है, यानी कि सॉलिड और लिक्विड की बीच की अवस्था है, जिसको हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा कहते हैं। 3 स्टेट सॉलिड लिक्विड गैस हैं, इनको तो सभी जानते हैं। ये मेन जो है आपकी स्टेट ऑफ मैटर हैं 3, लेकिन टोटल स्टेट ऑफ मैटर जो है वो 5 हैं। कितनी है? 5 है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एटम व्हाट डज n सिग्निफाई द फॉर्मूला 2n स्क्वायर? तो 2n स्क्वायर में n क्या दे रहा है? तो 2n स्क्वायर में मैं आपको बता चुका हूं, 2n स्क्वायर में n क्या बता रहा है? n जो है नंबर ऑफ सेल बता रहा है, नंबर ऑफ सेल का कौन सा नंबर है, ऑर्बिट का कौन सा नंबर है, k पहले नंबर पर है, l दूसरे नंबर पर है, m तीसरे नंबर पर है। तो यहाँ पर n क्या बता रहा है? सेल का नंबर बता रहा है। तो देख लीजिएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं, नंबर ऑफ गिवन सेल फ्रॉम द न्यूक्लियस, ये ठीक है। सेल या ऑर्बिट का जो नंबर है वो आपको बता रहा है कौन भाई? आपका जो n है। नेक्स्ट पर चलेंगे, ये हम कर चुके हैं, ज़्यादा इसमें समय नहीं लगाना है। ओजोन जो होता है, ओजोन का फार्मूला क्या होता है? O3। उसमें ऑक्सीजन के एटम कितने होते हैं? इससे इजी क्वेश्चन नहीं पूछ सकता कोई भी। ओजोन के अंदर जो है ऑक्सीजन के एटम जो होते हैं वो कितने होते हैं? 3 होते हैं। ओजोन जो होता है वो ट्राई एटोमिक होता है। क्या होता है? ट्राई एटोमिक होता है, ट्राई एटोमिक एलिमेंट होता है। कौन भी? ओजोन। सभी को पता होगा ओजोन जो है वो आपका मतलब जो है समताप मंडल जो होता है, समताप
मंडल, मंडल जो होता है, ठीक है, यानी कि स्ट्रेथोस्फेयर जो होता है उसके अंदर पाया जाता है, स्ट्रेथोस्फेयर जिसको हम बोलते हैं स्ट्रेथोस्फेयर में पाया जाता है, जो करता क्या है, जो सूर्य से आने वाली यूवी रे को एब्जॉर्ब करता है, यूवी रे एब्जॉर्प्शन का काम करता है, एब्जॉर्प्शन, यूवी रे को अवशोषित करने का काम करता है कौन भी, O3। अगर यूवी रे पृथ्वी पर आई तो पृथ्वी पर तबाही, मतलब जो सॉरी पृथ्वी पर जो है को गर्म कर देंगी, बहुत ज़्यादा गर्म कर देंगी, तो ये बहुत ही हानिकारक रहेंगी। तो 3 जो है आपके पास राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। अकॉर्डिंग टू डाल्टन थ्योरी ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, डाल्टन ने एटॉमिक थ्योरी दी थी 1808 में, ठीक है। एटम कंबाइंस इन रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स टू फॉर्म, जब एटम जुड़ते हैं, बहुत से एटम जुड़ते हैं, तो सॉरी भी देखिएगा भाई, एटम्स कंबाइंस इन रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स टू फॉर्म, तो परमाणु छोटी पूर्ण संख्याओं के रूप में के अनुपात में जुड़ते हैं। देखिएगा यहाँ पर एक कंफ्यूजन बनेगा, कंफ्यूजन क्या बनेगा वो मैं सोल्व कर देता हूँ। एटम जुड़ते हैं तो मॉलिक्यूल बनते हैं, मॉलिक्यूल बनते हैं, मॉलिक्यूल जुड़ते हैं तो एलिमेंट बनते हैं, और जब एलिमेंट या एटम एक रेशियो में जुड़ते हैं, एक पर्टिकुलर रेशियो में जुड़ते हैं, तो कंपाउंड बनते हैं, और जब बिना रेशियो के जुड़ते हैं तो वो मिक्सचर बनते हैं। यहां पर बहुत ही इंपॉर्टेंट और ध्यान देने की बात है, कंपाउंड क्या कहा मैंने, जब आपके एटम एक रेशियो में जुड़ेंगे, जैसे कि हाइड्रोजन के 2 एटम और ऑक्सीजन का 1 एटम, यानी कि 2:1 में जुड़ेंगे ना, तो ही वाटर बनेगा, यानी कि एक फिक्स रेशियो होगा तो ही वाटर बनेगा। अगर हम हाइड्रोजन 3 ले लें और ऑक्सीजन 1 ले लें तो आपका एटम नहीं बनेगा, सॉरी आपका कंपाउंड नहीं बनेगा। तो इसने यही कहा है कि कंबाइंस इन द रेशियो, एटम कंबाइंस इन द रेशियो, जब रेशियो में जुड़ते हैं तो वो क्या बनाते हैं, कंपाउंड बनाते हैं, पर्टिकुलर रेशियो में जुड़ते हैं। अगर रेशियो का डिस्कस नहीं किया होता ना, अगर ये पूछता केवल कि एटम जुड़कर क्या बनाते हैं, तो आप कह देते कि एटम जुड़कर मॉलिक्यूल बनाते हैं, ठीक है। लेकिन यहां पर बात की गई है कि एटम कंबाइंस इन रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर, ठीक है। होल नंबर मतलब यहां पर जो है आपका होल नंबर मतलब पूर्ण संख्याओं के रूप में, जैसे संख्या के रूप में 2 और 1, संख्याओं के रूप में एटम जुड़ते हैं एक रेशियो में, तो आपका कंपाउंड बनता है। अगर संख्याओं के रूप में बिना रेशियो के जुड़ते हैं तो मिक्सचर बनता है। और जहां पर नंबर का डिस्कस ना हो, जहां पर ये वर्ड ना लगा हो, होल नंबर ना हो, तो वहां पर मॉलिक्यूल बनते हैं, ठीक है। तो यहां पर कंफ्यूजन थोड़ा बन जाता है, बहुत से स्टूडेंट मॉलिक्यूल्स की तरफ चले गए होंगे, वो क्वेश्चन गलत हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। एटम्स ऑफ विच एलिमेंट कंबाइंस विद द हाइड्रोजन टू गिव वाटर, वाटर क्या है, पानी है, H2 और O, बताने की जरूरत नहीं है। वाटर में 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन होता है, इससे सिंपल क्वेश्चन नहीं हो सकता। वाटर से क्वेश्चन जितने भी आते हैं मैं बता देता हूँ। एक वाटर से क्वेश्चन आता है, वाटर का फार्मूला क्या है, वाटर का फार्मूला H2O नहीं है, H2O के ब्रैकेट में एक्वा करना, ये इसका फार्मूला है। क्योंकि कई दफा क्या होता है ना, ऑप्शंस में 3 ऑप्शन दे देता है, H2O एक्वा, H2OS, H2OG, केवल H2O, पहला ऑप्शन H2O ही देता है, और 90% स्टूडेंट जो है H2O आंसर कर देते हैं और क्वेश्चन हो जाता है गलत। देखिएगा जब ऐसे ऑप्शन देना तो उस टाइम पर आपको ध्यान रखना है कि वाटर का फार्मूला ये है, ये वाटर का फार्मूला है, ये बर्फ का फार्मूला आइस जब वाटर जम जाता है, और ये स्टीम यानी कि भाप का फार्मूला है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं मैं आपको ये, ठीक है। हम गलत कर देते हैं बहुत ज्यादा। एक एटम का रेशियो पूछा जाता है, एटम के पास एटॉमिक रेशियो कितना होता है, तो 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन का रेशियो होता है। एक वाटर का मास पूछा जाता है, टोटल मास, टोटल मास कितना होता है, टोटल लिख देता हूं मैं यहाँ पर, तो टोटल मास कितना होता है, 2 तो हाइड्रोजन का मास और 16 जो है ऑक्सीजन का मास होता है, तो यानी कि 2 + 16 यानी कि 18 मास होता है। एक मास रेशियो पूछ लिया जाता है, मास का रेशियो कितना होता है। अब हाइड्रोजन का कितना मास है, 2, ऑक्सीजन का कितना मास है, 16, तो इनका रेशियो क्या हो जाएगा, 1:8, ये जो है आपके मास रेशियो हो जाएगा, ठीक है। तो इन चीज़ों को आप याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वाटर के सॉरी वाटर के बारे में जो है क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। एक आपसे जो है क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि एक हार्ड वाटर होता है, एक सॉफ्ट वाटर, ये तो सॉफ्ट वाटर हार्ड वाटर तो आपको पता होगा, ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। 1 मिनट रुकिएगा अभी।
वाटर से और कोई क्वेश्चन, बस इतने ही, और ध्यान में आएगा तो बता देंगे। वाटर से इतने ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, हाउ मेनी ऑक्सीजन एटम आर प्रेजेंट इन मोलिक्यूल ऑफ पोटासियम परमैंगनेट KMnO4, जिसको हम लाल दवाई बोलते हैं, KMnO4, तो हम लाल दवाई बोलते हैं पोटेशियम परमैंगनेट। फॉर्मूला बहुत ही जरूरी है। इसको लाल मैग्नेट बोलते हैं, लाल दवाई बोलते हैं, लाल दवाई बोलते हैं। पानी को साफ करने या घावों को साफ करने में इसका प्रयोग किया जाता है। एंटीसेप्टिक होती है, बैक्टीरिया को मारती है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो पोटेशियम परमैंगनेट में किसके मॉलिक्यूल पूछे हैं? ऑक्सीजन के पूछे हैं। ऑक्सीजन के कितने हैं? 4 हैं, तो आंसर कर दो 4। बिल्कुल सिंपल है, इससे सिंपल क्वेश्चन मेरे हिसाब से नहीं बन सकता, ठीक है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। तो यहाँ पर जो है आपके ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इफ द साइज ऑफ न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कंपेयर्ड विद द क्रिकेट बॉल। अब देखो क्रिकेट बॉल कितनी बड़ी है, एटम इतना है कि उसको देखा भी नहीं जा सकता, और न्यूक्लियस का साइज किससे कंपेयर कर रहे हैं? क्रिकेट बॉल से कर रहे हैं, मतलब बहुत ज्यादा गुना हो जाएगा भाई, बहुत ही ज्यादा गुना हो जाएगा, ठीक है। द रेडियस ऑफ द एटम इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू हाउ मेनी किलोमीटर। अब अगर मैं एटम को क्रिकेट बॉल मान रहा हूं, एटम का साइज कितना होता है? 10⁻⁻10 मीटर, इतना छोटा होता है एटम। लेकिन एटम इतना छोटा होता है कि हमें दिखता नहीं है, माइक्रोस्कोप से देखना पड़ता है। अब क्रिकेट की बॉल है ये, इसकी रेडियस कितनी है? मान के चलो इसकी रेडियस आप मान लो, लगभग मान लो, सेंटीमीटर में ही मान लो, 2-3 सेंटीमीटर मान लो, 3 सेंटीमीटर। अब इसके आगे ये कितना गुना हो गया? इसके आगे ये कितना गुना हो गया? कितना, हाउ मेनी किलोमीटर? अब इसको और इसको रेशियो में देखूंगा तो सिंपल सी बात है, बहुत ज्यादा किलोमीटर होगा, 5-6-4-5 किलोमीटर होगा, यानी कि पॉइंटा में तो नहीं होगा, यानी कि 5 किलोमीटर तो होगा ही होगा, 5 किलोमीटर। इसको बस अप्रोक्सीमेटली मानना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा, और कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, हु अमंग द फॉलोइंग इज क्रेडिटेड विद द डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किसने की है? तो न्यूट्रॉन की डिस्कवरी जो है वो चैडविक ने की है। इनको याद करने का एक ट्रिक है, ईट पर नाच, ईट पर नाच। इलेक्ट्रॉन, ई से इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की खोज की थॉमसन ने, थॉमसन, जे थॉमसन। पी से प्रोटॉन, प्रोटॉन, प्रोटॉन की खोज की रदरफोर्ड ने, रदरफोर्ड ने। न से न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन की खोज की चैडविक ने, ठीक है। तो ये ईट पर नाच से ट्रिक यूज कर सकते हो, लेकिन ये पर, प्रोटॉन में आपके फर्र हो सकते हैं। प्रोटॉन की डिस्कवरी गोल्डस्टीन ने की थी भाई, गोल्डस्टीन ने। जब ऑप्शन में रदरफोर्ड ना हो तो आप गोल्डस्टीन को देख लीजिएगा, ठीक है। तो इनके राइट आंसर जो होगा इसका चैडविक होगा। ईट पर नाच लेना अगर नाचा जाए तो। नेक्स्ट पर देखिएगा, नेक्स्ट आपका द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन सेल विच इज द नियरेस्ट टू द न्यूक्लियस नेवर होल्ड्स मोर देन n इलेक्ट्रॉन्स वेयर n इज इक्वल टू। तो भाई सिंपल सी बात है, नियरेस्ट है, नियरेस्ट कौन सी सेल है? के सेल है, के पहले नंबर की सेल है, और पहले सेल में कितने होंगे? 2n स्क्वायर। यहाँ पर एक का स्क्वायर, एक एक गुणा में 2 यानी कि 2। तो नियरेस्ट सेल कौन सी है? के है। के में कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। खेल खत्म, इससे आसान तो कुछ हो ही नहीं सकता, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट पर चलते हैं। फ्रॉम विच लैटिन वर्ड इज एस ब्लॉक एलिमेंट कैल्शियम डेराइव्ड। कैल्शियम कहाँ से डेराइव की जाती है? देखिएगा, कैलक्स, कैलक्स पहला ही आ गया क्या? कैलक्स क्या होता है? कैल्शियम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH, ऑल्ट वाइज कर देना, इसको बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से जो है किसको डेराइव किया जाता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से जो है, कैलक्स से जो है आपके कैल्शियम को निकाला जाता है, ठीक है। तो ए जो होगा इसका राइट आंसर होगा। आई होप ये चीज़ें जो हैं इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं है जो आप समझ ना पाओ, बहुत ही बेहतरीन तरीके से और सिंपल तरीके से जो मैं इनको समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ कि क्या क्या चीज़ें ये होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट और आज का हमारा लास्ट है, विच एलिमेंट ऑफ ग्रुप 17। ग्रुप 17 के बारे में बता देता हूँ, पीरियोडिक टेबल से क्वेश्चन है। ग्रुप 17 जो होता है, जिसको हम हेलोजन फैमिली बोलते हैं, हेलोजन फैमिली बोलते हैं,
क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सारे जितने भी आपके टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं, टॉक्सिसिटी होती है इनके अंदर, जितने भी टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं ये पाए जाते हैं। ठीक है, तो हेलोजन जो है वो क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन है। तो इसमें इसने पूछा है कि टू आइसोटोप हैविंग 35 एंड 37 AMU, मास जो है 35 एंड 37 AMU दिया गया है। तो सिंपल सी बात है, 35 मास किसका होता है, पढ़ना ही नहीं आगे क्वेश्चन। क्लोरीन का होता है, किसका होता है, क्लोरीन का होता है। खेल खत्म, खेल खत्म। मास जो है क्लोरीन का जो है 37 होता है। तो आई होप ये चीजें जो है आप समझ सके होंगे। तो ये था भाई आज का हमारा 25 क्वेश्चन। आज के लिए इतना ही, चाहेंगे जाने की अनुमति और मिलेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। जय हिंद साथियों।